बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बेटा, बिल्कुल पेपर से रिलेटेड ही क्वेश्चंस करवाऊंगा। बिल्कुल आज देखिएगा, आज आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा चीजें। कुछ क्वेश्चंस मैं पास पेपर से ही लेकर आऊंगा और उनको सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा आज की क्लास में या कल की क्लास में। तो इसी तरह से जो है वो हमारी क्लास जो है वो रहेगी। तो चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आज जो है हमारी फर्स्ट क्लास है। और फर्स्ट क्लास के अंदर जो है वो हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यानी कि एबीसी कॉस्टिंग को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है आज थोड़ा सा इसका शुरू में थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो हम इसका डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आज ही की क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी जो है वो इंशाल्लाह ताला जो है वो सॉल्व करेंगे। अब एबीसी कॉस्टिंग क्या है, इससे पहले आपको समझना होगा कि जो हमारी शुरू में जब बेसिक एक्टिविटीज हुआ करती थी और जब हमारी कॉस्टिंग हुआ करती थी तो वो चेंज थी। फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी मॉडर्नाइजेशन आती रही, तो फिर हमारी कॉस्टिंग के अंदर या हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के तरीकों के अंदर मेथड्स के अंदर जो है वो चेंज आना शुरू हुआ। सबसे पहले ये हुआ करता था कि कुछ पिछले जमानों के अंदर जब हम प्रोडक्शन करते थे, या जो हमारी आप कह लो कि जो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज थी, वो कुछ इस तरह की थी कि जिसमें हमारा जो एलिमेंट्स, जिसको आपने पढ़ा होगा एफएससीआर के, सॉरी एफसीएमए के अंदर भी, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपका मटेरियल होता है, लेबर होता है, ओवरहेड होता है। तो जो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज जितनी भी है, उसके अंदर हमारा मटेरियल और जो हमारी लेबर है, उसका रेशियो जो है वो कंपैरेटिवली ओवरहेड से ज्यादा होता है। मतलब कि हम मटेरियल ज्यादा लगा रहे होते हैं और लेबर जो है वो हम ज्यादा लगा रहे होते हैं। और जो हमारा ओवरहेड का रेशियो होता है वो क्या होता है, कम होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं इसकी इस तरीके से कि अगर हम बात करें मटेरियल एंड लेबर, ये सपोज कर लो कि हमारी जो एक्टिविटीज थी, जो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज थी, उसमें 80% हमारी ये चीजें होती। और अगर हमारा जो ओवरहेड होता था वो नॉर्मली जो है वो 20%, 10% कम हुआ करता। फिर जैसे जैसे हमने एक्टिविटीज को चेंज किया, जैसे आप फार्मिंग को ही देख लो, फार्मिंग के अंदर हो गया या एग्रीकल्चर जो हमारी एक्टिविटीज थी, उसके अंदर हमारा मटेरियल और लेबर जो है वो ज्यादा लग रहा होता था। और जो हमारे अदर एक्सपेंसेस थे वो क्या होते थे, कम होते। फिर उसके बाद ये हुआ कि उसके बाद जब हम अपनी सेकेंडरी एक्टिविटीज की तरफ जाने लगे, तो फिर हमारा जो ओवरहेड का एक्सपेंस था वो क्या हुआ, वो एक्सपेंड करना शुरू हो गया। जैसे कि अभी 80-20 का रेशियो है, तो फिर वो 30-40 पे आना शुरू हो गया। और 60 हमारा मटेरियल और लेबर होना शुरू हो गया। क्योंकि देखो, अगर मैंने एक फैक्ट्री लगाई है, तो फैक्ट्री के अंदर जो पहले लेबर काम किया करती थी, अब उस लेबर की जगह मशीनरी काम कर रही है। अब वो जब मशीनरी काम कर रही है, तो उस मशीनरी में क्या यूज हो रहा है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है। और इलेक्ट्रिसिटी क्या है, आपका ओवरहेड है। ठीक है, मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता जब हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाने लगे, तो जो हमारे ओवरहेड के एक्सपेंसेस हैं वो क्या हो गए, वो हमारे इंक्रीज हो गए। और जो हमारे दूसरे एक्सपेंसेस थे लेबर वाले, या जो मटेरियल का जो हमारा एक्सपेंस है, वो क्या हो गया, कम हो गया। जैसे सर्विस इंडस्ट्री को ही ले लो, अगर आप सर्विस इंडस्ट्री कोई ऑडिट फर्म है, तो ऑडिट फर्म के अंदर मटेरियल तो नहीं होता ना। ऑडिट फर्म के अंदर तो जो उनके ज्यादा एक्सपेंसेस होते हैं वो ओवरहेड के होते हैं। तो ये जो हमारा जो ओवरहेड का एक्सपेंस है, ये क्या होना शुरू हो गया, इंक्रीज होना शुरू। फिर उसके बाद हम आए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के ऊपर। अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हम क्या करते थे कि एक ही रेट ले लिया करते थे, और उस रेट को हम ओवरहेड के ऊपर अप्लाई कर कर जो है वो उसको डिवाइड कर दिया करते थे एक सिंगल रेट से। अब नॉर्मली जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर रेट लिया जाता है, वो मशीन आवर्स के ऊपर लिया जाता है या लेबर आवर्स के ऊपर लिया जाता है। कि हमारा जो ओवरहेड, टोटल ओवरहेड होता था, अगर हमने उस ओवरहेड को डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर एलोकेट करना है, तो हम उस डिपार्टमेंट के अंदर किस तरह से एलोकेट करेंगे। तो नॉर्मली हम मशीन आवर्स को बेस बना लिया करते थे, और बेस बनाने के बाद जो है वो एक सिंगल रेट आता था, और उसी के साथ हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है वो उसको एलोकेट कर दिया। तो ये हमारी क्या थी, ओल्ड मेथड था, जिसको हम क्या कहते थे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद आई हमारे पास एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग।
एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का डिसएडवांटेज क्या था? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का डिसएडवांटेज ये था कि आपने जो है वो जो रेट लिया है, उस रेट को आपने हर डिपार्टमेंट के अंदर इक्वली क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब किसी डिपार्टमेंट के अंदर जो है ओवरहेड आपका कम यूज हुआ होगा, किसी डिपार्टमेंट के अंदर आपका ओवरहेड जो है वो ज्यादा यूज हुआ होगा, लेकिन आपने रेट को क्या कर लिया, डिफाइन कर दिया कि एक ही रेट है। और रेट किसको लिया आपने? मशीन आवर्स को। सपोज करो कि मशीन आवर्स को आपने बेस बनाया हुआ है और आप मशीन आवर्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर तो मशीन ही नहीं है, और उसको आप किससे एलोकेट कर रहे हो? मशीन आवर्स से एलोकेट कर रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था किसका? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का, कि यहाँ पर एक सिंगल रेट होता था और उस सिंगल रेट के जरिए हम ओवरहेड को एलोकेट किया करते थे। पूरे फैक्ट्री का जितना भी हमारा ओवरहेड हुआ करता था, हम उसको क्या कर दिया करते थे? एलोकेट कर दिया करते थे। वो हमारा क्या था? प्रीवियस मेथड था, जिसको हम कहते थे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा एफसीएमए के अंदर, यहाँ पर भी पढ़ोगे। अभी मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से रिलेटेड भी करूंगा कि एक सिंगल रेट होता था, और उस सिंगल रेट से हम क्या करते थे? डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर या डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर, इवन के डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट आपकी प्रोडक्ट्स, आपकी बेकरी है और बेकरी के अंदर आपके पास तीन आइटम्स है, मिल्क है आपके पास, जो है वो आपके पास बिस्किट्स वगैरह हैं, और इसके बाद अदर बेवरेजेस वगैरह हैं, और आपने एक ही रेट लेकर, अब जब आप अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल रहे हो, तो उसी रेट को आपने तीनों प्रोडक्ट की कॉस्ट के ऊपर क्या कर दिया? अप्लाई कर दिया। कुछ प्रोडक्ट के अंदर वो रेट यूज ही नहीं हो रहा होगा, लेकिन फिर भी आपने क्या कर दिया? एलोकेट कर दिया। और इसकी वजह से आप जब प्रोडक्ट की कॉस्ट की कैलकुलेशन करोगे, तो वो जो कॉस्ट निकल कर आएगी वो एक्चुअल कॉस्ट नहीं होगी, या वो कॉस्ट जो है वो सही कॉस्ट नहीं होगी। ये क्या थी आपकी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। फिर उसके बाद आए आप एबीसी कॉस्टिंग के ऊपर। एबीसी कॉस्टिंग के ऊपर क्या हुआ कि आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के ऊपर आ। एक्टिविटी बेस्ड का मतलब क्या है कि जो डिपार्टमेंट जिस तरह का काम कर रहा है, जो डिपार्टमेंट जिस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, हमने ओवरहेड को उस एक्टिविटी के बेस बनाकर एलोकेट कर, इसको आप कहते हो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर ओवरहेड को जो एलोकेट किया जाएगा वो मशीन आवर्स के ऊपर एलोकेट किया जाएगा। आपका जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है या जो आपका सेलिंग डिपार्टमेंट है, सपोज कर लो, तो जितने यूनिट्स आपने सेल किए हैं, आप ओवरहेड को उस तरह से क्या करोगे? एलोकेट करोगे। इसकी छोटी सी एग्जांपल लो कि अगर एक इमारत है 3 मंजिला, और उसमें अगर 3 भाई रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे एक भाई रहता है, दूसरे फ्लोर पे एक भाई रहता है, और तीसरे फ्लोर पे एक भाई रहता है। एक भाई जो है वो अभी कवारा है, ठीक है, और एक भाई जो है उसकी जो है वो नई नई शादी हुई है, कोई बच्चे नहीं है, और एक भाई जो है माशाल्लाह से उसकी शादी को जो है वो 15 साल हो चुके हैं और उसके 5 बच्चे हैं। गैस का मीटर एक लगा हुआ है, बिल एक आता है। अब आप उस बिल को जब तीनों भाइयों में डिवाइड करोगे, क्योंकि हर फ्लोर के अंदर अलग अलग रह रहे हैं ना, तो इक्वली बेसिस पे जब डिवाइड करोगे तो ये नाइंसाफी हो जाएगी तीनों भाइयों के साथ, क्योंकि जो उसकी तीसरा वाला जो भाई है, जिसके 15 साल हो चुके हैं शादी को, और उसके 5 माशाल्लाह से बच्चे भी हैं, तो वहां पर जो गैस का जो यूजेज होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। और जिसकी नई नई शादी हुई है वहां पर क्या होगा? गैस का यूजेज क्या होगा? कम होगा। नई नई शादी है, बाहर से खाने आ रहे होंगे, दावतें हो रही होंगी, बाहर जाके खाने खा रहे होंगे, तो गैस तो इस्तेमाल हो ही नहीं रही होगी। और जो बेचारा कवारा होगा वो तो खाता ही बाहर से होगा। तो हमने क्या किया, अगर लेट सपोज जो है वो बिल आ गया 900 रुपए का, और 300 रुपए हमने तीनों में एलोकेट कर दिए, हमने एक बेस बनाई फिक्स और तीनों में एलोकेट किया, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और ये गलत हो गया तरीका कि जो आपका एक प्रोडक्ट है, यानी कि जो एक भाई है, उसके ऊपर जो आप कॉस्ट को एलोकेट कर रहे हो वो बहुत ज्यादा कॉस्ट एलोकेट कर रहे हो, जो उसकी कॉस्ट ही नहीं है, जो उसका यूजेज ही नहीं है। और जो तीसरा वाला आपका जो भाई है, उसमें भी जो आपकी कॉस्ट की एलोकेशन हो रही है वो बहुत कम हो रही है, वो 300 के हिसाब से हो रही है, हालांकि उसके अंदर वो जो ओवरहेड यूज कर रहा है वो ज्यादा यूज कर रहा है। ये क्या कहलाता है? आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। आपने क्या किया? आपने लोगों को पकड़ा कि भाई पूरी बिल्डिंग के अंदर लोग कितने रहते हैं। आपने देखा कि पूरी बिल्डिंग के अंदर जो लोग रहते हैं, एक नीचे दो ऊपर, और फिर उसके बाद जो है वो 7 जो है वो एक और फ्लोर पे रहते हैं, तो टोटल 11 लोग हो गए। और 11 लोगों के हिसाब से आपने 900 रुपए को क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट किया।
तो ये जो कॉस्टिंग कहलाती है ये कहलाती है आपकी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट। समझ में आ रही है बात कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर आपने देखा कि एक्टिविटीज कैसे परफॉर्म हो रही है, कहीं पर यूजेज ज्यादा है, कहीं पे यूजेज कम है और कहीं पे बिल्कुल यूजेज क्या है, कम है। तो आपने ओवरहेड को उस तरह से क्या कर दिया, एलोकेट कर दिया। ये कहलाता है आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इससे पहले क्या हो रहा था कि वो जो 900 का बिल था 3 फ्लोर पर हमने क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। उसमें नाइंसाफी हो रही थी सबसे छोटे वाले के साथ, और बड़े सबसे बड़ा वाला जो था वो बड़े मजे में चल रहा था। ठीक है। और अगर आप सबसे बड़े वाले का प्रॉफिट निकाल कर देखोगे तो सबसे बड़े वाले का जो प्रॉफिट होगा वो ज्यादा होगा। हालांकि उसके ऊपर खर्चा भी क्या हो रहा है, ज्यादा आ रहा है, लेकिन वो खर्चे को हम दिखा ही नहीं रहे। वो खर्चे को हमने दूसरे और तीसरे भाई के अंदर क्या कर दिया है, एलोकेट कर दिया एक फिक्स रेट करके। तो यहाँ पर आपकी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है वो मार खा जाती है, जहां पर आपके पास प्रोडक्ट लाइन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन होती है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट होती है। जैसे आप इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ले लो। अगर एक हलीम वाला जो है, हलीम वाले ने जो है वो हलीम भी लगाई हुई है, साथ में जो है वो सलाद भी दे रहा है, और साथ में जो है वो रायता भी दे रहा है, और साथ में जो है वो कोल्ड ड्रिंक भी दे रहा है। डिफरेंट डिफरेंट क्या है उसकी, क्या है, प्रोडक्ट्स है। और जब उसने कॉस्ट को एक ही दफा सब में एलोकेट किया, तो उसको नजर आ रहा है कि भाई हलीम में तो मुझे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मैं हलीम को क्या कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। अब जब वो हलीम को बंद करेगा गधा, तो पूरी दुकान क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। यहाँ पर उसने कॉस्ट को फिक्स रेट पर जब डिवाइड कर दिया, सब में इक्वली जब डिवाइड किया, तो यहाँ पर उसको नुकसान हो रहा है, नजर आ रहा है कि हलीम के अंदर जो है वो मुझे नुकसान हो रहा है, हालांकि मेन प्रोडक्ट ही उसकी क्या है, हलीम। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एबीसी कॉस्टिंग के अंदर जो एक्टिविटी जितनी परफॉर्म कर रहा है उसके हिसाब से हम ओवरहेड को क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बेटा किसी का कोई सवाल हो? कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे थे। ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या थी, ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या था, यूज अ सिंगल बेस फॉर एब्जॉर्प्शन ऑल ओवरहेड इनटू कॉस्ट यूनिट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कॉस्ट सेंटर। ठीक है, तो एक सिंगल बेस लिया आपने, और वो आपने ओवरहेड को जितना भी तमाम आपका ओवरहेड था, आपने सारे डिपार्टमेंट के अंदर क्या कर दिया, उसको एलोकेट कर दिया। दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। फिर उसके बाद हम आए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर क्या हो रहा है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर मैंने बताया कि प्रोडक्शन ओवरहेड आर by no means all volume related, and hence a single base of absorption, example labor hours, would not adequately reflect the complexity of producing certain products cost unit as opposed to others। मतलब कि वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आपके लेबर आवर्स है, सिर्फ और सिर्फ वो जो है डिफाइन नहीं कर सकते आपके ओवरहेड को सब डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो यहाँ पर एबीसी कॉस्टिंग के अंदर क्या हो रही है, एक्सटेंशन हो रही है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं that is but the cost driver are each type of overhead is absorbed using different basis depending on the cost driver। ठीक है, यहाँ पर हमने बेसिस को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और फिर उसके बाद हमने उनके ऊपर क्या किया, रेट अप्लाई। अच्छा, अब यहाँ पर एबीसी कॉस्टिंग के अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने मेंशन किए। स्टेप नंबर 1 क्या है कि आपने सबसे पहले काम क्या करना होता है, ग्रुप ओवरहेड इनटू एक्टिविटी। ठीक है, जो भी आपका ओवरहेड है टोटल, आपने उसमें एक्टिविटीज आपने देखनी है कि आपकी प्रोडक्शन के अंदर एक्टिविटीज कितनी हो रही है। क्वेश्चन जब आप लोगों के सामने आएगा तो आप लोगों को खुद समझ में आएगा। बिजनेस के अंदर एक एक्टिविटी तो परफॉर्म नहीं होती ना, प्रोडक्शन भी होती है, सेलिंग भी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है। तो वी हैव अ डिफरेंट एक्टिविटीज। तो हमने क्या करना है, पहले सेग्रीगेट करना है एक्टिविटीज कि हमारे पास एक्टिविटीज कितनी है। पहला काम हमने क्या कर लिया, एक्टिविटी कर दी। फिर उस एक्टिविटी के अंदर हमने फाइंड आउट करना है कॉस्ट ड्राइवर की। अब कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है, कॉस्ट ड्राइवर होता है उस एक्टिविटी के अंदर ज्यादा जो आपका ओवरहेड यूज हो रहा है। जैसे लेट सपोज अगर सेलिंग है तो वहां पर कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा, आपके सेल्स यूनिट हो जाएंगे। प्रोडक्शन है तो वहां पर आपका कॉस्ट ड्राइवर क्या हो जाएगा, मशीन आवर्स हो जाएंगे। मतलब वो एक्टिविटी किस बेस के ऊपर परफॉर्म कर रही है, कर क्या रही है वो एक्टिविटी। प्रोडक्शन हो रही है तो कैसे हो रही है, मशीनरी की हेल्प से हो रही है, तो वहां पर आपने मशीन आवर्स को बेस बना लिया। इसको आप क्या कहते हो, कॉस्ट ड्राइवर कहते हो। ठीक है, तो आपने पहले एक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, फिर उसके कॉस्ट ड्राइवर जो है वो फाइंड आउट करना है।
दूसरा स्टेप ये होगा, पहला स्टेप क्या है कि एक्टिविटी क्या है। अब एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट पूल कहते हैं, ये भी याद रखिए। स्टेप नंबर 1 क्या है, एक्टिविटी फाइंड आउट करना। ठीक है, कि आपकी एक्टिविटी क्या है, वहां पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस किस तरह से काम हो रहे हैं। एक स्टोर रूम होगा, एक आपका जो है प्रोडक्शन रूम होगा, एक आपका सेलिंग डिपार्टमेंट होगा, एक आपका मटेरियल हैंडलिंग डिपार्टमेंट होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज जो है वो आपकी परफॉर्म हो रही है। फिर इन एक्टिविटीज को आप क्या कहोगे, इन एक्टिविटीज को आप कहोगे कॉस्ट पूल। कॉस्ट पूल मतलब कि इन एक्टिविटीज के अंदर अब आपने ओवरहेड्स को उतारना है। ठीक है, लेकिन इन एक्टिविटीज के अंदर ओवरहेड को किस तरीके से उतारना है, वो सेकंड आ जाता है, विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट ड्राइवर मतलब कि उस एक्टिविटी जो आपने देखा, उसके अंदर एक्टिविटी के अंदर क्या चीजें परफॉर्म हो रही हैं। जैसे मटेरियल हैंडलिंग डिपार्टमेंट है, तो वहां पे मटेरियल के यूनिट्स देखे जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो वहां पे मशीनरी के यूनिट्स देखे जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता जब हम क्वेश्चंस पर आएंगे तो हमें खुद ब खुद पता लगता जाएगा कि किस एक्टिविटी का क्या ड्राइवर है, और मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, तो जब आपने कॉस्ट ड्राइवर फाइंड आउट कर लिया, थर्ड आपका होगा फिर आप रेट निकालोगे। अब वो रेट कैसे निकलेगा, अब वो रेट निकलेगा उस कॉस्ट ड्राइवर को बेस बनाकर, उस कॉस्ट ड्राइवर को बेस बनाकर। ये नहीं कि हर जगह आपने क्या किया, मशीन आवर्स को डिवाइड करवा दिया, हर जगह आपने क्या किया, लेबर आवर्स को डिवाइड करवा दिया। मशीन आवर्स क्या है, ड्राइवर है बेसिकली, लेकिन हर जगह वो ड्राइवर यूज नहीं हो रहा। अब आपने हर एक्टिविटी के हिसाब से उसका क्या निकाल लिया, ड्राइवर निकाल लिया, और उसके हिसाब से आपने क्या निकाला, अपना ओवरहेड का रेट निकाल लिया। अब जितनी एक्टिविटी जितनी ज्यादा परफॉर्म होगी, उसके हिसाब से उसके ऊपर रेट अप्लाई होगा, तो हमारा ओवरहेड जो है वो क्या होगा, एलोकेट होगा, यानी कि एब्जॉर्ब होगा। जब रेट आ जाएगा तो रेट को हम एक्टिविटी की परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर क्या कर देंगे, एब्जॉर्ब कर देंगे। तो ये 4 स्टेप्स थे, 1 2 3 4। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, अभी तक रिकॉल कर देता हूँ अब तक मैंने क्या पढ़ा है, क्या पता कुछ लोग बाद में आए हो। रिकॉल कर देते हैं। पहला पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि हमारे पास जो प्राइमरी एक्टिविटीज होती थी, प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर हमारे पास जो है वो वहां पर जो पोर्शन होता था मटेरियल और लेबर का जो है वो ज्यादा हुआ करता था, ओवरहेड का पोर्शन जो है वो एक मिनिमम पोर्शन हुआ करता था। फिर जैसे जैसे हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ गए, तो हमारा जो मटेरियल और लेबर का जो पोर्शन था वो कम हो गया, और हमारा ओवरहेड का पोर्शन जो है वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। जब हम अपनी सेकेंडरी एक्टिविटीज पे आए, जैसे कि मैंने उसमें एग्जांपल दिया आपको, ऑडिट फर्म्स हो गई, वहां पर अब आपकी जो ओवरहेड का पोर्शन है वो ज्यादा है। वहां पे अब आपका मटेरियल क्या हो गया, कम हो गया, सर्विस बिजनेस की तरफ आप आ चुके हैं। ठीक है, और जैसे कि मशीन जहां पर पहले लेबर काम किया करती थी, 100 अफराद काम किया करते थे, वहां पर अब उनकी जगह पर एक मशीनरी काम कर रही है। अब वो मशीनरी ने लेबर को क्या किया है, रिप्लेस किया है, और मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन है, मशीनरी के ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, वो हमारा क्या है, ओवरहेड है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो ओवरहेड का पोर्शन है वो क्या होता जा रहा है, ज्यादा होता जा रहा है। फिर उसके बाद मैंने आप लोग को ये बताया कि पहले वक्तों में हम ये करते थे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर एक ही सांचा होता था और उसी के अंदर सबको ढाल लिया जाता था। यानी कि एक ही रेट होता था, वो नॉर्मली मशीन आवर्स का होता था या लेबर आवर्स का हुआ करता था, और उसको हम सबके साथ क्या करवा दिया करते थे, मल्टीप्लाई करवा कर ओवरहेड को एलोकेट कर दिया करते थे। फिर बाद में हमें पता लगा कि भाई यहाँ पर जो है हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लाइन आइटम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। एक मंजिल, एक बिल्डिंग के अंदर 3 भाई रह रहे हैं, तो अब वहां पर जब हम गैस को डिवाइड करेंगे तो वहां पर हम इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते, सबको एक ही सांचे में डाल नहीं सकते। तो वहां पर जन्म लिया किसने, हमारे पास एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या कहती है कि आप सबसे पहले क्या करो, आप सबसे पहले एक्टिविटी को देखो कि वहां पर एक्टिविटी क्या हो रही है, आप डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के हिसाब से कॉस्ट पूल बनाओ। ठीक है, फिर उन एक्टिविटीज के अंदर ड्राइवर को क्या करो, सेट करो। ड्राइवर को सेट करने के बाद ड्राइवर का क्या निकालो, रेट निकालो। ड्राइवर का रेट निकालने के बाद आप क्या कर दो, ओवरहेड को एब्जॉर्ब करवा दो, यानी कि
ओवरहेड को उस कॉस्ट पूल के अंदर उतार दो। ये हमारा बेटा एक बेस था जो मैंने बनाया। अब तक यहां तक किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लो, नहीं तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते। सबको क्लियर हो गई बात? आज की क्लास थोड़ी बढ़ी जाएगी, ठीक है। अभी हमने सिर्फ थ्योरी का पार्ट जो है वो डिस्कस किया है, अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं तो और ज्यादा क्लियर होगा। अभी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को वो 4 स्टेप सिखाने हैं, ठीक है। पहला स्टेप क्या कि कॉस्ट पूल क्या है, दूसरा स्टेप क्या कि ड्राइवर्स क्या है, तीसरा स्टेप क्या कि उनका रेट क्या है, और फोर्थ स्टेप क्या कि हमने फिर उस ओवरहेड को क्या करवा देना है, एब्जॉर्ब करवा देना, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जी तो भाई ये आपके सामने एक पहला क्वेश्चन आ गया, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ ताकि आप सबको नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा ये। इसका ना कॉपी करने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ की फॉर्म में मैं ऑलरेडी ग्रुप में जो है वो शेयर कर दूंगा, हर चीज मैं बेटा ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कॉपी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझो, हाँ जो आप लोगों को पॉइंट्स लिखने हो वो लिख लो, लेकिन बाकी इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं वैसे ही आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूँ, ठीक है। अपने हैंडआउट जितने भी होंगे जैसे ही क्लास खत्म होगी इसका पीडीएफ ग्रुप में आ जाए। अच्छा देखो यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि एबीसी रिटेल प्रोडक्ट line probability family supermarket decide to apply ABC analysis to 3 प्रोडक्ट लाइन। अब इनकी 3 प्रोडक्ट लाइन है, ठीक है। अब प्रोडक्ट लाइन कौन सी है, बेक गुड्स है, मिल्क है एंड मिल्क एंड फ्रूट जूस, और फिर उसके बाद फ्रोजन फूड्स, मतलब कि इनके 3 प्रोडक्ट लाइन। बेक गुड्स हो गया, मिल्क एंड फ्रूट हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, फ्रोजन। ये 3 प्रोडक्ट लाइन है इनके। उसके बाद कह रहे हैं इट आइडेंटिफाइज 4 एक्टिविटीज एंड एक्टिविटी कॉस्ट रेट्स फॉर ईच एक्टिविटी एज फॉलो। अब वो कह रहे हैं कि इन्होंने 3 एक्टिविटीज देखी। मैंने कहा था आपको सबसे पहले आप क्या किया करो, सबसे पहले आप ये कर लिया करो कि एक्टिविटी देख लिया करो, स्टेप नंबर 1। तो वो उन्होंने आपको निकाल के बता दिए कि एक्टिविटी इनके पास कौन कौन सी है। एक्टिविटी इनके पास जो है वो आपके पास ऑर्डरिंग है, ठीक है, डिलीवरी है, और शेल्फ स्टॉकिंग है, और कस्टमर सपोर्ट एंड असिस्टेंट है। ये 4 एक्टिविटी, इसको आप क्या कहोगे, एक्टिविटीज कहोगे, ठीक है। और फिर उसके बाद इन्होंने एक्टिविटीज को आगे वो क्या कह रहे हैं कि रेट भी निकाल के दे दिया। अब वो रेट क्या है, 100 पर परचेज ऑर्डर, 80 पर डिलीवरी, 20 पर आवर, 0.20 पर आइटम सोल्ड। तो ये इन्होंने आपको क्या दे दिए, ये इन्होंने आपको ड्राइवर्स का रेट निकाल के दे दिया, यानी कि स्टेप नंबर 2 और 3 भी इन्होंने परफॉर्म कर दिया। एक्टिविटी भी बता दी इन्होंने कि भाई वो जो 3 प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर एक्टिविटी क्या क्या हो रही है, ऑर्डरिंग हो रही है, डिलीवरी हो रही है, शेल्फ स्टॉकिंग हो रही है, और इसके अलावा कस्टमर सपोर्ट एंड असिस्टेंट हो रही है, ये एक्टिविटीज, ठीक है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट आपके पास उन्होंने ड्राइवर क्या है कि ऑर्डरिंग का उन्होंने जो ड्राइवर रखा है वो परचेज ऑर्डर पे रखा है, कि जितने ऑर्डर आएंगे उसके हिसाब से उन्होंने जो है वो ड्राइवर का रेट रखा है 100 रुपीज पर डॉलर। फिर उसके बाद डिलीवरी का जो उन्होंने रखा है पर डिलीवरी जो है वो ड्राइवर उन्होंने रखी है 80 का। शेयर स्टॉकिंग का जो है वो 20 पर आ रखी है, और कस्टमर सपोर्ट एंड असिस्टेंट का 0.20 पर आइटम सोल्ड पे रखी, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या कर दिया ड्राइवर, यानी कि ऑर्डरिंग के अंदर क्या हो रहा होगा, ऑर्डरिंग के अंदर ऑर्डर हो रहे होंगे, डिलीवरी के अंदर क्या हो रहा होगा, डिलीवरी हो रही होगी, शेल्फ स्टॉकिंग के अंदर क्या हो रहा होगा, आवर्स होंगे, कस्टमर सपोर्ट एंड असिस्टेंट के अंदर क्या होगा, कस्टमर से रिलेट कर रहा है, तो जितने आइटम्स आपने सोल्ड किए उसको आपने ड्राइवर बना लिया।
और फिर ड्राइवर का क्या कर लिया इन्होंने, रेट भी क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं द रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, स्टोर सपोर्ट एंड एक्टिविटी एरिया यूजेस ऑफ द थ्री प्रोडक्ट लाइन आर एज फॉलो। कह रहे हैं कि जो इनका रेवेन्यू है और जो उनका कॉस्ट ऑफ सोल्ड है और जो स्टोर सपोर्ट है, स्टोर सपोर्ट यानी कि आपका ओवरहेड जो है वो आपको नीचे बता। वो कह रहे हैं कि जो रेवेन्यू है बेक गुड्स का वो 57,000 है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो 63,000 ये इनका रेवेन्यू है, और ये 52,000 इनका क्या है, रेवेन्यू है। फिर उसके बाद ये इनकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, और ये इन्होंने ओवरहेड को एलोकेट कर रखा है 11,400, 14,100 और 10,500। फिर उसके बाद आगे उन्होंने आपको ये बताया कि उस एक्टिविटी के अंदर यूजेज कितना हो रहा है, कॉस्ट को हम कैसे एलोकेट करेंगे। जैसे हमने देखा था ना, यहाँ पर 100 पर ऑर्डर था, तो अब ऑर्डर मिल कितने रहे, 30, 25 और 13। जैसे कि यहाँ पर 80 पर डिलीवरी था, तो टोटल डिलीवरीज हुई कितनी है, तो 98, 36 और 28। ऐसे ही शेल स्टॉकिंग पर आर कितना था, 20 था। तो टोटल आर्स कितने आपने प्रोडक्ट के अंदर यूज किए, 183, 166 एंड 24। फिर उसके बाद कितने आइटम्स आपने 0.20 आपने एलोकेट कर रखा था कि जितने भी आइटम आपके सोल्ड होंगे, तो वहां पर उन्होंने नीचे आपको बता दिया कि भाई कस्टमर सपोर्ट पे आपके जो कितने आइटम सोल्ड हुए, 15,500, 20,500 और 7,900। फिर उसके बाद आगे इन्होंने बताया कि अंडर इट्स प्रीवियस कॉस्टिंग सिस्टम एफएस एलोकेटेड सपोर्ट कॉस्ट टू प्रोडक्ट एट द रेट ऑफ 30% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कह रहा है कि पहले वक्तों में क्या हुआ करता था, पहले वक्तों में ये होता था उसने एक ही रेट एलोकेट कर रखा था ओवरहेड का, जो कि कितना था, 30% था। वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर अप्लाई करता था और माइनस कर दिया करता था, यानी कि वो ओवरहेड को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 30% बनाया करता था। और ओवरहेड इनके पास क्या है, सपोर्ट कॉस्ट है। तो देखो मेरे ख्याल में इसका कैलकुलेट करो, 38,000 का 30% कितना आ रहा है, 38,000 का 30%, 38,000 का 11,400 आ रहा है, ठीक है। ऐसी 47,000 का 30% कितना आ रहा है, 14,100 आ रहा है। और 35,000 का 30% कितना आ रहा है, 10,500 आ रहा है। ये इसका पुराना वाला मेथड है कि पहले ये ऐसे एलोकेट किया करता था, ये जो उसने सपोर्ट कॉस्ट को एलोकेट कर रखा है, जो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसका 30%, ये इसका पुराना मेथड है। अब वो कह रहा है कि यूज प्रीवियस कॉस्टिंग सिस्टम टू प्रिपेयर अ प्रोडक्ट लाइन प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट एंड यूज द एबीसी सिस्टम टू प्रिपेयर प्रोडक्ट लाइन प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट। वो कह रहा है कि पहला आप पहले वाला यूज करो 30% वाला, और उससे निकाल के दिखाओ कस्टमर का, कस्टमर हर प्रोडक्ट के अंदर आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, और अभी वाला एबीसी कॉस्टिंग वाला यूज करो और उससे कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो पहले हम प्रीवियस कॉस्टिंग मेथड यूज करते हैं। यहाँ तक बेटा किसी को कोई सवाल हो तो मुझसे पूछिए। 11,400 का 30%, 11.4 क्या होगा, सही है, सही है, सही है, 11.4, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बेटा ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मेरी बारी में 10 से 12 नंबर का सवाल आया था, इसमें से 2 क्वेश्चन आए थे 5-5 नंबर के, अच्छे से याद है। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको अच्छे से कर लेना। एक हल्का फुल्का सा आया था जिसमें सारी चीजें दे दी, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें ये भी पास पेपर का कहाँ का है? नहीं, पास पेपर का। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन था जिसमें सारी एक्टिविटीज आपको दे दी थी, सब हलवा बना के दे दिया था आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, प्रीवियस कॉस्टिंग सिस्टम चल रहा है। ये रिक्वायरमेंट नंबर 1 थी ना, रिक्वायरमेंट नंबर 1 थी, प्रीवियस कॉस्टिंग सिस्टम। अच्छा भाई, प्रीवियस कॉस्टिंग सिस्टम में प्रोडक्ट लाइन हमारे पास कितनी है, 3 है।
कौन कौन सी भाई? बेक गुड्स हो गया, मिल्क एंड फ्रूट जूस हो गया, और फ्रोजन प्रोडक्ट। तीन हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट। एक हमारे पास बेक हो गया, उसके बाद एक हमारे पास क्या हो गया, मिल्क हो गया, मिल्क एंड जूसेस को कर लीजिएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, और एक हमारे पास फ्रोजन आइटम। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे इसका रेवेन्यू। ये सबसे पहले हम लिख देते हैं रेवेन्यू। ठीक है। अच्छा, बेक का जो रेवेन्यू है वो कितना है? 57,000। ठीक है, और फिर उसका 63,000, और फिर 52,000। 57,000, फिर उसके बाद 63,000, और फिर उसके बाद जो है वो 52,000। अच्छा, फिर इसमें से हम लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, और फिर हम इसमें से लेस कर देते हैं सपोर्ट, स्टोर सपोर्ट। कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो हमारे पास जो है 38,000, 47,000 और 35,000। 38,000, 47,000 और 35,000, ये माइनस करना है। और सपोर्ट कॉस्ट भी उसने हमें 30% कॉस्ट ऑफ सेल की निकाल कर दी हुई थी, 11,400। और 14,100, और 10,500। और हम इसको क्या करते हैं भैया, माइनस कर दें तो प्रॉफिट हमें पता लग जाएगा कि हमारा प्रॉफिट। तो भाई प्रॉफिट कितना आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है, अल्लाह अल्लाह करे, 7,600, 1,900, और फिर उसके बाद कितना आ रहा है? 6,500। ठीक है, ये हमारा क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। बिल्कुल 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 जी। अच्छा देखो बेटा, अब हमारे हिसाब से ये हो रहा है कि सबसे ज्यादा जो हमें प्रोडक्ट कमा के दे रही है ना हमारी, वो हमें ये वाली प्रोडक्ट कमा के दे रही है। इसमें 7,600 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ये हमारी फर्स्ट नंबर पे प्रोडक्ट है, ये हमारी फर्स्ट नंबर पे प्रोडक्ट है जो हमें सबसे ज्यादा कमा के देती है। अगर हम ओल्ड प्रीवियस कॉस्टिंग मेथड पे जाते हैं जिसमें हमने 30% रेट अप्लाई किया हुआ है, ये क्या है, ये बेसिकली 30% है। ये क्या है, बेसिकली क्या है, 30% है। ये क्या है, 30% है। तो प्रीवियस मेथड पे अगर हम चलते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल का 30% हमने निकाला और माइनस कर दिया, तो उसके हिसाब से हमारी ये वाली प्रोडक्ट फर्स्ट नंबर पे है, ये वाली प्रोडक्ट जो है वो हमारी सेकंड नंबर पे है, और ये वाली प्रोडक्ट जो है वो हमारी क्या है, थर्ड नंबर पे। तो ये क्या था बेटा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग था। एक ही रेट था, सब पे हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो अब हमें प्रॉफिटेबिलिटी पता लग गई है कि पहली प्रोडक्ट पे कितनी आ रही है, दूसरी पे कितनी आ रही है, तीसरी पे कितनी। अब हम चलते हैं एबीसी कॉस्टिंग पर, लेकिन उस पर जाने से पहले 10 मिनट का जो है वो आपको ब्रेक देंगे, और फिर उसके बाद हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो, फिर 10 मिनट का ब्रेक देकर हम एबीसी कॉस्टिंग स्टार्ट करें। सबको क्लियर है? एक दफा क्वेश्चन दिखा दो। ये मेरा बच्चा, ये देखिए, ये रहा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, ये 30% मेरा बेटा यही लिखा हुआ है कि जो ये पहले ओवरहेड जो कर रहे थे ये 30% कॉस्ट ऑफ सेल का कर रहे थे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना, ये जो माइनस किया मैंने स्टोर सपोर्ट, ये बेसिकली कॉस्ट ऑफ सेल का क्या है, 30% है। वो उसने नीचे ही आपको बता दिया था
कि 30% है, मैंने 30% निकाला नहीं क्योंकि उसने ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ था। आप कॉस्ट ऑफ सेल का 30% निकालोगे, वही स्टोर सपोर्ट आ जाएगी। तो स्टोर सपोर्ट उसने बता दिया, तो ओल्ड मेथड में हम 30% लेकर अप्लाई कर रहे थे, वो माइनस कर रहे थे। ठीक है जी। तो बस बेटा अब 10 मिनट में हम दोबारा से इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आप लोगों से। नहीं नमाज का, हाँ नमाज का। अच्छा बेटा, ये तो हमने क्या कर लिया, प्रीवियस कॉस्टिंग मेथड से कर लिया। अब हम चलते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की तरफ। ठीक है, कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हमें क्या कह रही है कि भाई आपने किस तरीके से करना। अब आ जाओ उस पर, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो क्वेश्चन का पार्ट भी। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हमारे पास जो प्रोडक्ट थी वो 3 प्रोडक्ट थी हमारे पास। ठीक है जी। कौन कौन सी प्रोडक्ट थी सर? सर प्रोडक्ट में हमारे पास जो थी वो पहली प्रोडक्ट थी बेक थी, फिर मिल्क थी और फिर फ्रोजन। ये 3 प्रोडक्ट। मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा, आप लोग पूरा लिख। ठीक है। अच्छा, अब ओल्ड न्यू एक्टिविटी से चलते हैं। हम अपना सबसे पहले रेवेन्यू लिखेंगे। अब तक मैंने कुछ भी नहीं किया, कोई नई चीज नहीं बताई मैंने अब तक। मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, अपना रेवेन्यू लिखा है। ठीक है, अब रेवेन्यू जो था वो हमारा वही 57,000 था। इसके लिए वही मैं रेवेन्यू लिख रहा हूँ, ऊपर से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कोई नई चीज नहीं लिख रहा। 63,000 था। और फिर उसके बाद कितना था, 52,000। ठीक है, ये हमारा। फिर हमने इसमें से क्या करना है, लेस करना है कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो हमारा 38,000। फिर उसके बाद जो है वो 47,000। फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास आ गया 25,000। ठीक है, ये बेटा पुरानी चीजें थी, एज इट इज मैंने कॉपी पेस्ट किए। अब तक कोई नई बात मैंने नहीं बताई। अच्छा, अगर मैं सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल को माइनस करता हूँ, अभी मैं स्टोर सपोर्ट को माइनस नहीं कर रहा क्योंकि वो तो मैंने एबीसी कॉस्टिंग के तहत एलोकेट करना है। तो अभी मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो अगर ये मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास जो है वो प्रॉफिट आएगा 19,000। आप लोग भी चेक करते रहिएगा। 16,000। फिर उसके बाद आ जाएगा 17,000। ठीक है जी। ये हमने प्रॉफिट निकाल लिया, अभी हमने स्टोर सपोर्ट को माइनस नहीं किया। अब हम आ जाते हैं स्टोर सपोर्ट की कॉस्ट पे। अच्छा, स्टोर सपोर्ट की कॉस्ट में हम सबसे पहले सर हम एक्टिविटीज देख लेते कि हमारी एक्टिविटीज क्या क्या थी। सर हमारी एक्टिविटीज जो पूल थे, कॉस्ट पूल जो थे, वो ऑर्डरिंग था, डिलीवरी था, शेल्फ स्टॉकिंग था और कस्टमर सपोर्ट एंड असिस्टेंट था। ये 4 थे हमारे। तो ये एक्टिविटीज लिख रहा हूँ मैं। पहला हमारे पास ऑर्डरिंग, दूसरा हमारे पास जो है वो डिलीवरी। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास शेल्फ स्टॉकिंग था। फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास कस्टमर सपोर्ट। अच्छा सर, इसके ड्राइवर क्या क्या थे? इसके सर ड्राइवर जो थे वो 100, 80, 20 और 0.20। ठीक है, ये इसके क्या थे ड्राइवर, 100, 80, 20 और 0.20। तो ये मैंने इसके क्या लिख दिए ड्राइवर, 100, 80, 20 और 0.20। यहाँ तक मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी का कोई सवाल हो तो बेटा मुझसे, यहाँ तक किसी का कोई सवाल कुछ पूछना हो तो मुझसे। अब तक कोई
चीज आप लोगों को ना समझ में आएगी। सबको क्लियर? गुड हो गया, गुड हो गया। सबको सबको क्लियर है, ठीक है जी। अच्छा भाई अब सुनो, शाबाश, अब सुनो। देखो, ये तो हमने इनके ड्राइवर्स के रेट लिख दिए। अब ऑर्डरिंग था, क्या ऑर्डरिंग था? ऑर्डरिंग था 100 पर परचेज ऑर्डर। तो अब हम अपने प्रोडक्ट ए बी और सी में देखें, प्रोडक्ट ए बी और सी में देखें, तो परचेज ऑर्डर कितने? परचेज ऑर्डर कितने? 30, 25 और 30, यही है। 30, 25 और 30, इतने परचेज ऑर्डर थे, ठीक है। ऐसे डिलीवरी में देखिए, 8 क्या था, 80 पर डिलीवरी था। तो टोटल कितनी डिलीवरीज हुई है? भाई सर, प्रोडक्ट ए में 98 डिलीवरीज हुई हैं, प्रोडक्ट बी में 36 डिलीवरीज हुई हैं, और प्रोडक्ट सी में हमारे पास जो फ्रोजन प्रोडक्ट था उसमें 28 डिलीवरीज हुई। ठीक है जी। तो वो अब मैं डिलीवरीज लिख देता हूँ भाई, डिलीवरीज टोटल कितनी है? 98, 36 और 20। 98, 36 और 28। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, शेल्फ स्टॉकिंग। शेल्फ स्टॉकिंग में आवर्स के ऊपर बात हो रही थी, 20 पर आवर था। तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने? 183, 166 और 24। 183, 166 और 24। ठीक है जी। ऐसे ही फिर उसके बाद हम आगे आ जाएंगे, कस्टमर सपोर्ट में नंबर ऑफ यूनिट्स कितने आपने सेल किए थे? वो सर हमने 15,500, फिर उसके बाद 20,500, और फिर उसके बाद 7,900। ठीक है, तो ये उसने आपको बता दिया। अब आप सिंपल क्या करो, 100 को पहले 30 से मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट ए की आपकी एलोकेशन आ जाएगी। फिर 100 को आप 25 से मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट बी की एलोकेशन आ जाएगी। फिर उसके बाद 100 को ही आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट सी की आ जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3000, 2500 और फिर 1300। ऐसी सेम डिलीवरी के ऊपर देखते हैं हम। तो डिलीवरी के अंदर हमारे पास क्या है, 80 को आप फर्दर फर्दर 80 को पहले 98 से, फिर 36 से, फिर 28 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7840, 2880 और फिर 2240। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, फिर उसके बाद देखो आगे क्या है भाई, आगे 20 को जब सबसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3660, 3320, 480। ऐसे ही नीचे आप 0.2 को सब सबसे मल्टीप्लाई करोगे तो 3100, 4100 और 1580। तो टोटल जो हमारे पास स्टोर सपोर्ट कॉस्ट आ जाएगी, वो आ जाएगी 17,600 और 12,800 और 5,600। ठीक है जी। अब इसको हमने क्या करना है, माइनस करना है इसमें से जो हमने ऊपर प्रॉफिट निकाला था। अब प्रॉफिट कितना आ रहा है?
19,000 में से ये 17,600 में क्या कर दूं माइनस, तो 1,400 और 3,200 और 11,400। ठीक है, अब ये हमारा प्रॉफिट आ रहा है। अब अगर हम प्रॉफिट प्रोडक्ट को कैटेगराइज करते हैं, अब जो हमारी बेक पहले जो थी फर्स्ट पे थी, अब वो किस पे आ गई है, अब वो आ गई है सर थर्ड पे। मिल्क वाली जो है वो सेकंड पे है, और जो फ्रोजन आइटम जो थर्ड पे था वो किस पे आ चुका है, फर्स्ट पे आ चुका है। तो ये है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब प्रोडक्ट को आप डिसाइड कर रहे थे, लेट सपोज आप फ्रोजन आइटम को बंद कर देते जिसमें आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, और वहां पर वो प्रोडक्ट कौन से नंबर पे आ रही थी, सेकंड नंबर पे आ रही थी, आप उसको अगर बंद कर देते, यहाँ पर अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से लेके चलो, तो वो ये कहती है कि आपका जो फ्रोजन आइटम है वो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट दे रहा है, और बेक्ड आइटम जिसको हमने पहले नंबर पे रखा हुआ था वो हमें सबसे कम प्रॉफिट दे रहा है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अच्छा, अगर आप ये देखो कि जो स्टोर सपोर्ट कॉस्ट थी 17,600 एक प्रोडक्ट की, दूसरी की 12,800, तीसरे प्रोडक्ट की कितनी है 5,600, तो टोटल आपकी जो कॉस्ट है वो कितनी है 36,000 है। अब पहले भी जो टोटल कॉस्ट है अगर इन सबको टोटल करो 11,400, 14,100, 10,500, तब भी कितनी है 36,000 है। मतलब कि पहले भी इतना ही ओवरहेड में एलोकेट कर रहा था, कोई चेंज नहीं आया, अब भी 36,000 का ही ओवरहेड एलोकेट कर रहा हूं। लेकिन पहले मैंने क्या किया हुआ था, एक ही सांचा लिया हुआ था और सबको मैं उसी सांचे के अंदर डाल रहा था। अब मैंने क्या किया, एक्टिविटी पूल्स बनाए, कॉस्ट पूल बनाए, फिर उसके बाद उनके ड्राइवर्स लिए, ड्राइवर्स के रेट लिए, फिर मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने ओवरहेड को एलोकेट किया। तो अब मेरे पास जो सिनेरियो है वो डिफरेंट सिनेरियो है। तो ये बेटा खूबसूरती है आपके पास एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। समझ में आ गई यहां तक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नहीं, हर बिजनेस पे तो नहीं करनी चाहिए, जहां पर नॉर्मली आपके पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं तो वहां पर आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करो तो वो ज्यादा सूटेबल रहती है आपके लिए। जैसे कि अभी हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट है, अगर एक ही प्रोडक्ट है तो ओवरहेड टोटल का टोटल उसी एक ही प्रोडक्ट में जाएगा, तो फिर तो कोई मसला नहीं। लेकिन यहाँ पे आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं प्रोडक्ट की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेट सपोज यहाँ पर जो आपके पास हलीम था वो फ्रोजन आइटम था, और अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे चलते तो हम अपने हलीम को क्या करने जा रहे थे, बंद करने जा रहे थे, तो सबसे ज्यादा हमें प्रॉफिट देता। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो बैठा होगा आप लोगों के माइंड में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइम जाया किए बगैर। जी, ये आपके पास आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं था ना बेटा, पीडीएफ में ग्रुप में शेयर कर दूंगा, परेशानी वाली बात नहीं। इसी क्वेश्चन के साथ हर चीज पे आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। किसी को कोई परेशानी तो नहीं है ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम।
हाँ जी, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन सर प्लीज इस बार यूट्यूब पे सेम डे पे अपलोड, सेम डे पे तो वेरी नेक्स्ट डे पे अपलोड हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने कल का लेक्चर आज अपलोड किया, आज का लेक्चर कल अपलोड हो जाएगा। लेकिन शुरू के 5 लेक्चर, ठीक है, 5 लेक्चर्स अपलोड होंगे यूट्यूब पे, उसके बाद ड्राइव पर अपलोड। तो ड्राइव पे मैं आप लोग को ऐड कर दूंगा। ठीक है, जब ड्राइव पे अपलोड करने लगूंगा तो सब बच्चों को बता दूंगा ग्रुप में, तो आप लोगों को मैं ड्राइव पे ऐड कर दूंगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं कि कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर कर रही है और सेल कर रही है पैकेजिंग मशीन। कोई पैकेजिंग मशीन है, वो उसको बनाती है, फिर उसके बाद क्या करती है, सेल करती है। इट रिसेंटली यूज एन एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच टू refine the job costing system at its Laredo plant। ठीक है जी भाई, उसने अभी डिफाइन किया कि द रिजल्टिंग जॉब कॉस्टिंग सिस्टम हैज वन डायरेक्ट कॉस्ट स्ट्रेटेजी, सॉरी कॉस्ट कैटेगरी, एक ही कॉस्ट कैटेगरी में सबको डाल दिए, डायरेक्ट मटेरियल एंड 4 इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पूल, 4 indirect cost pool and their allocation basis were chosen by the team of product designer, manufacturer personnel और and marketing personnel। मतलब कि ये इनके कॉस्ट पूल है, यानी कि ये इनकी एक्टिविटीज है। पहली इनके पास मटेरियल हैंडलिंग की है, फिर उसके बाद मशीनिंग की है, फिर उसके बाद असेंबली की है, फिर उसके बाद जो है वो इंस्पेक्शन की है। ये कॉस्ट पूल इन्होंने एक्टिविटी बेस्ड जो है वो डिफाइन करके आपको दे दी। ठीक है, तो फिर उसके आगे वाले क्वेश्चंस कुछ आएंगे जिसमें हम कॉस्ट पूल को खुद जो है वो फाइंड आउट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ड्राइवर्स हम खुद आइडेंटिफाई करेंगे। अभी मैं आप लोगों को ये पहचान करा रहा हूँ कि कॉस्ट पूल क्या होते हैं, फिर ड्राइवर्स क्या होते हैं। जैसे कि अब इन्होंने मटेरियल हैंडलिंग को जो बेस बनाया है वो कंपोनेंट पार्ट्स पे बेस बनाया, और मशीनिंग को जो इन्होंने बेस बनाया है वो मशीन आर्ट्स पे बेस बनाया, असेंबली को जो इन्होंने बेस बनाया है वो असेंबली आर्ट्स को, और इंस्पेक्शन को इन्होंने इंस्पेक्शन आर्ट्स को क्या किया है, बेस बनाया। मतलब ये इनके क्या है, ड्राइवर्स है। पहले कॉस्ट पूल डिफाइन किए, फिर ड्राइवर्स डिफाइन किए, और ड्राइवर का रेट भी बता दिया कि $8 पर यूनिट, $68 पर आवर, $75 पर आवर, $104 पर आवर। जी बेटा, ये क्लास जैसे ही खत्म होगी इसका पीडीएफ में आप लोगों के साथ शेयर कर, यही हैंड आउट है ना, मैंने जो जो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ साथ में थ्योरी भी होगी। जैसे ऊपर मैंने फर्स्ट शुरू में मैंने थ्योरी पढ़ाई थी आप लोगों को, वो भी, और ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी मैं पीडीएफ की फॉर्म में क्लास के बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अच्छा भी, कोला कोला सुप्रीम सुप्रीम रिसेंटली परचेज 50 कैन पैकेजिंग मशीन। अच्छा, अब जो है इनका एक कस्टमर आया है इनके पास, और जो इनसे जो है वो 50 पैकेजिंग मशीन जो है वो ले रहा है। बुक में शेयर करो, बुक्स में शेयर करो, हैंड आउट तो इसी फॉर्म में आ जाएंगे आप लोगों के पास, बुक्स में आप लोगों को शेयर कर दो। अच्छा, कंपनी क्या कह रही है, कंपनी कह रही है कि ईच मशीन हैज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 3000, रिक्वायर्स 50 कंपोनेंट पार्ट्स, 12 मशीन आवर्स, 15 असेंबली आवर्स एंड 4 इंस्पेक्शन आवर्स। ठीक है, अब पहले उन्होंने आपको रेट बताया था, $8, $68, $75 और $104। अब उन्होंने आगे आपको क्या बता दिया कि वो जो हमने ड्राइवर्स का रेट सेट किया था वो पर पार्ट सेट किया था या पर आवर सेट किया था, तो उन्होंने वो आपको पर आवर और पर जो पार्ट था वो बता दिया। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि प्रीवियस कॉस्टिंग सिस्टम हैड अ डायरेक्ट कॉस्ट स्ट्रेटेजी, डायरेक्ट मटेरियल एंड वन डायरेक्ट कॉस्ट स्ट्रेटेजी, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एलोकेटेड एट द रेट ऑफ 100 पर असेंबली आवर। मतलब उन्होंने पहले क्या रखा हुआ था कि असेंबली आवर जितने भी होते थे उन पर उन्होंने रखा हुआ था कि $100 होगा पर असेंबली आवर, और उसके हिसाब से वो क्या कर दिया करते थे, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करते। अच्छा, अब आपको जो है वो प्रीवियस कॉस्टिंग मेथड से भी करना है, और फिर उसके बाद जो है वो एबीसी सिस्टम से भी करना है। दोनों से करना है, जैसे पहले हमने किया था, अब दोबारा से प्रीवियस से भी करेंगे और एबीसी से भी करेंगे।
क्वेश्चन में बेटा किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। क्लियर है सबको? अच्छा जी, पहले हम प्रीवियस मेथड से चलते थे कि प्रीवियस में क्या करते थे, या ओल्ड मेथड जो हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। जी बेटा, एब्जॉर्प्शन से। प्रीवियस मेथड में क्या था, $100 उन्होंने किया हुआ था। अच्छा, सबसे पहले जो अब हम कॉस्ट को फाइंड आउट कर रहे हैं, हम प्रॉफिटेबिलिटी को फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, हम कॉस्ट को फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि स्टेज तो उसने हमें क्वेश्चन में पूरे कहीं बताई नहीं। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि मटेरियल आपका यूज होता है, और मटेरियल के बारे में उसने ये बताया था। जी, मटेरियल के बारे में वो आपको ये बता रहे थे कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ $3000, ठीक है। ईच मशीन, एक मशीन पर मटेरियल जो आपको लग रहा है वो कितना लग रहा है, $3000 लग रहा है, ठीक है। और कितनी मशीन्स आपने सेल की हैं, 50। वो आपसे जो आपका कस्टमर परचेज कर रहा है वो कितनी मशीन्स परचेज कर रहा है, 50 मशीन्स जो है वो परचेज। अगर हम मटेरियल की बात करते हैं तो 3000 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम सिंपल 50 से, तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी 1,50,000। फिर उसके बाद इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं, या ओवरहेड्स की अगर हम बात करते हैं, इनडायरेक्ट में क्या हो रहा था, जो भी ओल्ड में वो चल रहे थे वो कैसे चल रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एलोकेटेड एट द रेट ऑफ $100 पर असेंबली आवर्स, ठीक है। और असेंबली आवर्स टोटल कितने, 15 असेंबली आवर्स, ठीक है। तो $100, 15 घंटे। और कितने मशीन्स आपने सेल किए, सर हमने 50 मशीन सेल किए, क्योंकि एक मशीन के ऊपर आपको डेटा बता रहे हैं ना, वो जो भी डेटा आपको बता रहे हैं वो एक मशीन का डेटा बता रहे हैं। ईच मशीन, देखो उसने मेंशन किया हुआ है, एक मशीन का डेटा आपको बता रहे हैं। और एक मशीन के अंदर उसने असेंबली आवर्स कितने यूज किए, 15 आवर्स यूज किए। टोटल कितनी मशीनरी सेल की है, सर 50 मशीनरी सेल। और एक मशीनरी पर कॉस्ट कितनी एलोकेट कर रहे थे, $100 एलोकेट कर रहे थे। तो ये टोटल कितना आ गया हमारे पास, सर 75,000 आ गया। तो टोटल कॉस्ट बेटा आपकी कितनी आ गई, टोटल कॉस्ट आ गई 1,50,000, और 75 दोनों को ऐड करोगे 2,25,000 आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। यहाँ तक सब बच्चों को बात क्लियर हो गई। ये हमारा क्या था, ओल्ड पैटर्न था। अच्छा, अगर हम पर मशीनरी की कॉस्ट निकालें, एक मशीन हमें कितने की पड़ेगी, टोटल कॉस्ट कितनी है, 2,25,000। और इसको अगर हम डिवाइड कर दें, टोटल मशीन्स कितनी हमने सेल की है, 50। तो एक मशीनरी की जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 4,500। बिल्कुल, सबको क्लियर हो गई बात। ये ओल्ड पैटर्न पे चल रहे हैं। ओल्ड पैटर्न पे क्या किया हुआ था, असेंबली के जो आर थे उससे वो क्या कर दिया करते थे, मल्टीप्लाई कर दिया। ये इनका ओल्ड प्रैक्टिस थी या ओल्ड पैटर्न था।
अब आ जाओ जो एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, अगर उस पर आते हैं तो उस पर क्या होगा। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर मटेरियल तो आपका वही यूज होगा। 1.5 लाख। जी बेटा, किसी का कोई सवाल है। 3000 मल्टीप्लाई बाय हमने क्या कर दिया, 50 कर दिया, वही 1,50,000। फिर ठीक है। उसके बाद, जी बेटा किसी का कोई सवाल है। रहीम बेटा माइक जो है वो बंद रखा करिए। क्योंकि ना ये क्लास बाद में रिकॉर्ड भी होती है ना, रिकॉर्ड होता है फिर अपलोड होती है, फिर आपका शोर आता है ना, तो बाद में जो रिकॉर्डिंग दिख रहा होता है उसके लिए परेशानी होती है। आज जब सवाल पूछना हो तो भले आप माइक अपना ओपन कर लो, लेकिन वैसे माइक को ऑफ किया करो। अब हम एलोकेशन करते हैं। एलोकेशन ऑफ अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अच्छा, अब आपने एक्टिविटीज की जो रखी थी वो कौन कौन सी रखी थी, मटेरियल हैंडलिंग, मशीनिंग, असेंबली और इंस्पेक्शन, चार आपने कॉस्ट पूल बनाए। ठीक है जी। मशीनिंग, मटेरियल हैंडलिंग पहला था। अच्छा, दूसरा जो था वो आपके पास मशीनिंग था। तीसरा आपके पास जो था वो असेंबली था। और फोर्थ पे जो आपके पास जो आपकी एक्टिविटी थी या कॉस्ट पूल था वो इंस्पेक्शन था। ठीक है, ये चार पूल्स आपने डिफाइन कर दिए थे। इन चार पूल्स में टोटल टोटल आपने मशीनरी जो है वो कितनी सेल की है, वो आपने 50 यूनिट जो है वो सेल। ये तो बात हो गई पहले से। ठीक है, फिर उसके बाद सर रेट क्या हमने डिसाइड किया था, ड्राइवर का रेट क्या था, 8 पर यूनिट, 68, 75 और 104। 8, 68, 75, 104। 8, 68, 75 और 104, और फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितने यूनिट से। मटेरियल हैंडलिंग को हम यूनिट से देख रहे थे, पार्ट से देख रहे थे। तो मटेरियल हैंडलिंग हैंडलिंग के जो पार्ट्स थे वो आई थिंक 50 थे, 50 कंपोनेंट पार्ट थे। मशीन आवर्स कितने थे, 12 थे। असेंबली आवर्स कितने थे, 15 थे। और इंस्पेक्शन आवर्स कितने थे, 4। 50, 12, 15 और 4। बेटा ये लाइव क्लास लेने का बेनिफिट, कोई भी क्वेश्चन हुआ हाथ के हाथ आपने सॉल्व कर लिया, पूछ लिया सर। रिकॉर्डिंग पे जब जाते हो, मैं सब बच्चों को ये एडवाइस करता हूँ, जब मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ तो मेरी रिकॉर्डिंग पे मत जाया करो, ठीक है। हाँ, अगर कोई एक मसला हो, नेट नहीं चल रहा हो या कहीं जाना आना हो, वो एक अलग सिचुएशन। लेकिन कोशिश ये किया करो कि रिकॉर्डेड क्लास की जगह लाइव क्लास लिया करो। एक तो उसमें एक पूरा रिदम बन जाता है लाइव क्लास का, कि सर पढ़ा रहे हैं हम पढ़ रहे हैं, जैसे पूरा क्लास वाला माहौल बन जाता है। ठीक है, आप क्लास के साथ जो है वो परफॉर्म करें। तो अब देख लेते हैं कि सबको मल्टीप्लाई करके, पहले का 20,000 किसी ने बताया था, दूसरे का 40,800,
और फिर उसके बाद 56,250 और 20,800। ठीक है जी, तो ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, सबको अगर टोटल कर लो तो 2,28,000 नहीं, 2,87,850 टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है जी। और अगर हम इसका पर यूनिट देखें, द कॉस्ट ऑफ ईच मशीन, टोटल कॉस्ट है हमारे पास 2,87,850 डिवाइडेड बाय 50 मशीन है। अब हमारे पास जो कॉस्ट आएगी वो 5,757। तो ये बेटा हमारा क्या था, सेकंड क्वेश्चन था, जो अभी अभी हमने ताजा ताजा जो है वो क्या किया, सॉल्व किया, गर्मा गर्म आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे कुछ पूछना हो तो पूछो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लियर है? नहीं, मेरे पास तो ये कॉस्ट आ रही है 2,87,850। आपकी कॉस्ट गलत होगी बेटा। जी बेटा, बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, लेकिन जितने क्वेश्चंस मैं क्लास में सॉल्व करवा दूंगा ना, अगर आप उनकी भी प्रैक्टिस कर लेते हो और एमसीक्यू जो मैं आप लोगों को बुक से सॉल्व करवा दूं, तो उनकी भी आप रिवीजन के अंदर या हाथ के हाथ, जैसे भी दो क्वेश्चन सॉल्व करवाए तीसरा भी सॉल्व करवाऊंगा, तो हाथ के हाथ जब प्रैक्टिस करोगे तो मेरे ख्याल में, अब मेरी क्लास के बाद अगर आप कल या आज रात को दोबारा से प्रैक्टिस करने के लिए बैठते हो तो आप लोग को 1 घंटा तो लगेगा ना। 12, 15 एंड 4 कहाँ से आए? ये बेटा ऊपर दिया हुआ है। मेरा बच्चा, ये ऊपर दिया हुआ है डेट। ये ये रहा। देखो, 50 कंपोनेंट पार्ट थे, 12 आपके पास मशीन आवर्स थे, 15 आपके पास असेंबली आवर्स थे और 4 आपके पास इंस्पेक्शन आवर्स। तो 50 आपके पास, 12, 15 और 4। ये आप लोग अगर टेक्स्ट करना चाहो टेक्स्ट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। कभी कभी रिप्लाई लेट आता है, लेकिन कर दे रहा हूँ मैं रिप्लाई, मतलब एक ही दिन के अंदर अंदर रिप्लाई आ जाता है। हाँ, जब पेपर्स करीब होते हैं तो फिर मैं थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो जाता हूँ, फौरी तौर पे रिप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा, आप फरीन बेटा, आप ये बता रही थी कि ओवरहेड बाकी जो कॉस्ट को एलोकेट किया उनकी कॉस्ट जो बता रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल वो 137,850 वो सही है। मैंने ओवरऑल मटेरियल की कॉस्ट को भी मिला के टोटल, तो ये आ रहा है आपके पास 287,850। सही सही। तो ये आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 3 है जो आईसीएमए की ही पास पेपर से मैंने लिया है। ठीक है, क्वेश्चन है 2013 में आया वही।
क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में आपको क्या बता रहे हैं। इंतहाई आसान क्वेश्चन। अब तक जब आप लोगों ने पढ़ लिया है ना इतना, अब इसके बाद क्वेश्चन जो आएगा वो आसान है। तीन तरह के क्वेश्चन होते हैं एबीसी कॉस्टिंग के अंदर। समझो कि आज हमने एक तरह का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया, फिर उसके बाद बाकी दो क्लासेस के अंदर दो मेथड जो है वो उसके आगे हमें और ज्यादा सॉल्व, जहाँ पे ड्राइवर्स खुद फाइंड आउट करने होंगे। आपको कॉस्ट पूल जो है वो खुद कलेक्ट करना होगा, बस सिंपल, और तो कुछ नहीं है इसके। आज जितनी बेस बननी थी वो आप लोगों की बनी। अच्छा जी, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहे हैं कि बस आधे घंटे की क्लास है, क्लास एंड होने वाली। ASA manufactures component for the heavy goods vehicle industry. ठीक है जी, the following annual information regarding three of its key customers is available. तीन कस्टमर्स है A, B और C। ग्रॉस मार्जिन बता रहे हैं कि भाई एक का है 8,97,000, एक का है 10,70,000 और एक का है 10,56,000। ये ग्रॉस मार्जिन बता रहे हैं। तो यूनिट सोल्ड जो इन्होंने किए हैं, 4,600 यूनिट सोल्ड किए हैं, 5,800 यूनिट सोल्ड किए हैं और 3,800 यूनिट सेल किए। ऑर्डर जो इन्होंने प्लेस किए हैं वो 300, 320 और 480 ऑर्डर जो है वो इन्होंने प्लेस किए हैं। फिर उसके बाद सेल्स जो विजिट हुए हैं वो 80, 50 और 100 जो है वो विजिट हुए हैं। फिर उसके बाद जो है आगे इन्होंने आपको बताया कि इनवॉइस जो राइज हुई है वो ये 310, 390 और 1,050। ठीक है। फिर उसके बाद आगे वो आपको बता रहे हैं द कंपनी यूजेस एन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम। ठीक है। एंड द एनालिसिस ऑफ कस्टमर्स रिलेटेड टू कॉस्ट इज एज फॉलो। ठीक है। अब वो आपको बता रहे हैं कंपनी जो फॉलो कर रही है वो एबीसी सिस्टम फॉलो कर रही है। और फिर उसके बाद जो एनालिसिस है कंपनी का कॉस्ट रिलेटेड, कस्टमर रिलेटेड, वो इन्होंने ये बताया कि सेल विजिट है, ऑर्डर प्रोसेसिंग है, डिस्पैच कॉस्ट है, बिलिंग है और जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है। ये आपको क्या बता दिया? तो बच्चा मुझे बताएगा ये क्या बता दिया? ये क्या बता दिया इन्होंने? ये कौन सा मजाक कर दिया इन्होंने? कॉस्ट ड्राइवर कॉस्ट टू, कॉस्ट ड्राइवर कॉस्ट टू, बिल्कुल बिल्कुल सही, गुड हो गया, शाबाश बेटा, इतना हो दानियार। ये आपको इन्होंने एक्टिविटी बता दी और ये उसके बाद इन्होंने आपको क्या बता दिया? कॉस्ट ड्राइवर भी साथ में बता दिया। फिर वो आपको रिक्वायर्ड में कह रहे हैं रैंक द कस्टमर ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। अब आपने कस्टमर को रैंक करना है कि कौन सा कस्टमर आपको सबसे ज्यादा जो है वो प्रॉफिट देता है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा आ गया? ये 3 आ गया। तीन कस्टमर्स है हमारे पास, A, B और C। ठीक है जी, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? आपका ग्रॉस मार्जिन लिखेंगे। ग्रॉस मार्जिन कितना कितना सबका है? ग्रॉस मार्जिन जो है वो इन्होंने आपको दिया हुआ था 8,97,000, 10,70,000 और 1,56,000। अब यहाँ पर क्या निकलेगा? आपका प्रॉफिट निकलेगा, कॉस्ट नहीं निकलेगी, क्योंकि आपको रेवेन्यू उन्होंने बता दिया है। एक बच्ची मुझसे पूछ रही थी सर हमें कहाँ पता लगेगा कि कॉस्ट आएगी और कहाँ पता लगेगा हमें प्रॉफिट निकालना है? तो बेटा अब यहाँ पर आपको प्रॉफिट रेवेन्यू दे रहे हैं ना। अब आप कॉस्ट माइनस करोगे और नीचे उन्होंने पूछ भी लिया आपसे कि आप क्या करो, प्रॉफिटेबिलिटी बताओ। ठीक है। और जो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमें रेवेन्यू कहीं पे डिफाइन नहीं था, तो हमने सिर्फ जस्ट कॉस्ट निकालकर क्वेश्चन को छोड़ दिया। तो अब ग्रॉस मार्जिन है हमारे पास कितना कितना भाई? 8,97,000 और फिर उसके बाद 10,70,000 और फिर उसके बाद है 10,56,000। ठीक है। यहाँ पे हमारा प्रीवियस कुछ नहीं है, सिर्फ हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड जो है वो अप्लाई करना है। नहीं, प्रीवियस मेथड नहीं करेंगे ना, देखो प्रीवियस मेथड तो उसने हमें बोला ही नहीं और कुछ बताया नहीं है प्रीवियस मेथड के बारे में। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है हमारे पास एक्टिविटी पूल्स कौन कौन से थे? सेल्स विजिट, ऑर्डर प्रोसेसिंग, डिस्पैच कॉस्ट, बिलिंग एंड कलेक्शन और जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। ये हमारे पास एक्टिविटी।
ठीक है जी, तो ये लिख लेते हैं, हमारे पास कॉस्ट पूल है सेल विजिट। ठीक है, आखिरी बेटा आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, जागते रहना बेटा, सोना मत। ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। उसके बाद डिस्पैच कॉस्ट है। उसके बाद है बिलिंग एंड कलेक्शन। फिर उसके बाद जो है वो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। अच्छा, सेल विजिट के बारे में उन्होंने क्या बताया? सेल विजिट के बारे में कह रहे हैं कि 420 पर विजिट है। ठीक है, और नंबर ऑफ विजिट उन्होंने ऊपर बता दिए, सेल विजिट बता दिए, देखो 80, 50 और 100। समझ में आ रही है सबको बात? सबको आ रही बात समझ में? सेल विजिट कितने बताया वो उसने? 420। ठीक है, ए पे उसने कितने विजिट किए? ए पे उसने किए 80, बी पे कितने किए 50, और फिर उसके बाद 100। 80, 50 और 100। 80, 50 और 100। अब पहले 420 को 80 से, फिर 420 को आप किससे करोगे? 50 से, फिर 420 को किससे करोगे? 100 से। आपके पास आ जाएगी सेल विजिट, आ जाएगी 33,600, 21,000, और फिर उसके बाद 42,000। ठीक है जी। अब ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट को देख लेते हैं। ऑर्डर प्रोसेसिंग को कह रहा है कि 190 पर ऑर्डर प्लेस। ठीक है जी, 190। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पर ऑर्डर प्लेस से। पर ऑर्डर कितने प्लेस हुए? ऑर्डर प्लेस वो आपको बता रहा है 300, 320 और 480। 300 और 320 और 480। जी, पहला कितना आ सकता हूँ? 57,000। और दूसरा 60,800। 91,200। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अब आ जाओ डिस्पैच कॉस्ट। डिस्पैच कॉस्ट के बारे में वो आपको क्या बता रहे हैं? डिस्पैच कॉस्ट के बारे में बता रहे हैं 350 पर ऑर्डर प्लेस। ये भी पर ऑर्डर प्लेस पे 350 पर ऑर्डर प्लेस। ऑर्डर हमें पता है, ऊपर हमने लिखे हैं 300 और 320 और 480। 10,500। और फिर उसके बाद 1,12,000। चेक करें, 1,12,000, 1,05,000। फिर उसके बाद 11,000, 1,12,000, 320। और फिर उसके बाद आ रहा है हमारे पास 1,68,000। ठीक है, अब आ गया बिलिंग कलेक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं। बिलिंग कलेक्शन में आपके पास जो है 97 पर इनवॉइस राइज्ड। ठीक है जी, तो यहाँ पर आएगा 97। अब इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे जितने इनवॉइस आपने राइज किए।
कितने इनवॉइस? 310, 390 और 1050। 310, 390, 1050। 310, 390 एंड 1050 कितना आ रहा है? 30070, 37830। फिर उसके बाद आ रहा है 101850। अच्छा, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के बारे में वो आपको क्या बता रहे हैं? जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, वो कह रहे हैं कि 1,58,000 टोटल कॉस्ट है, जो कि एलोकेट होगी कैसे? इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस मार्जिन। जो भी आपका ग्रॉस मार्जिन है ना, उसके हिसाब से आपने 1,58,000 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। ग्रॉस मार्जिन आपका ये है। ठीक है जी। थोड़ी सी कैलकुलेशन अलग सेपरेटली कर लेते हैं। ए, ई और सी। टोटल कितना है? 1,58,000 जो आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। ग्रॉस मार्जिन के रेशियो के हिसाब से सबका ग्रॉस मार्जिन। ए का ग्रॉस मार्जिन कितना है? ए का ग्रॉस मार्जिन है 8,97,000, बी का 10,70,000 और सी का 10,56,000। तो 8,97,000, 10,70,000 और 10,56,000 डिवाइडेड बाय टोटल हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय टोटल कितना आ रहा है जी? टोटल आ रहा है, अल्लाह भला करे, टोटल आ रहा है 8,97,1075। कितना आ रहा है टोटल का? तो 30,23,000 आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो वो इस रेशियो के हिसाब से जब आप करोगे तो आ जाएगा आपके पास। एक का आ जाएगा 46,883, 55,925, 55,193। ठीक है जी। अब ये हमारे पास क्या होगी बेटा? ये हमारे पास जो है वो टोटल कॉस्ट होगी। अब कर लो कि टोटल कितना आ रहा है। टोटल कॉस्ट का 72,553। उसके बाद आ रहा है 2,87,555। उसके बाद आ रहा है 4,5,8,2,4,3। सेल्स विजिट लिए है ना बेटा? सेल्स विजिट सबसे पहले वाले में लिए 80, 50 और 100। सबसे पहले वाले में था ना सेल्स विजिट। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, सही कह रही है। सेल विजिट नहीं लिया मैंने। टोटल करते वक्त सेल विजिट नहीं लिया। ठीक है। टोटल मैंने सही किया है। बॉक्स जो है वो गलत था। ठीक है जी। टोटल कॉस्ट आ गई हमारे पास अब तक।
और अब आप इसको माइनस कर दीजिए तो प्रॉफिट आ जाएगा। ऊपर ग्रॉस मार्जिन है, नीचे हमारी टोटल कॉस्ट है, माइनस होगी 6,447 7,8,2,4,4,5 5,9,7,7,5,7। ठीक है जी। और तो पहले नंबर पे कौन सा आ रहा है? डी आ रहा है, 7,82,000। ये हमारा फर्स्ट है। सेकंड पे ये आ रहा है, और थर्ड पे हमारा ये जा। ये बेटा आज की क्लास थी, मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों को कोई सवाल हो आज की क्लास से रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं। बी पहले नंबर पे बिल्कुल फरीन, आपने इकरा आपने बिल्कुल सही बताया। 30,23,000 कैसे आया? ये बेटा आया है 30,23,000। ये जो हमारा टोटल ग्रॉस मार्जिन था ना, 8,97,000, 10,70,000 और 10,56,000, सबको टोटल करो तो आपके पास 30,23,000। और किसी का कोई सवाल हो? एक हमने पास पेपर का क्वेश्चन भी कर लिया और कुछ हमने डिफरेंट बुक से क्वेश्चंस कर लिए। हर जगह का मजा चखी है हमने। ये जी बेटा ग्रॉस मार्जिन लेस करें। ग्रॉस मार्जिन बेसिकली आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट में से आप बाकी जो कॉस्ट है वो माइनस कर दोगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाए। और किसी मेरे बच्चे को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लो। कैसी रही आज आप लोगों की क्लास? कुछ सीखने को मिला, कुछ नया सीखने को मिला? अब यही क्वेश्चन मैं पीडीएफ की फॉर्म में ग्रुप में शेयर कर दूंगा। एटलीस्ट तब तक कीजिएगा जब तक खुद से ना कर सको। जब तक, हाँ, इजी टू अंडरस्टैंड हमारे टीचर कहा करते थे, आसान था नहीं आसान बना दिया। ठीक है, तो ये आसान बना दिया था आपके लिए। तो जब तक खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व ना कर लो तब तक प्रैक्टिस कर। अब भले वो एक दफा में हो जाए, दो दफा में हो जाए, तीन दफा में हो जाए, चार दफा में। सवाल बिल्कुल बेटा मैं दूंगा आप लोगों को, एक क्लास और होने दो। ठीक है, एक क्लास और होने दो, फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा जिसको आपने खुद से सॉल्व। ठीक है, कल की क्लास के बाद बीच में टाइम आएगा ना, तो उसके बाद एफएससीआर की हमारी क्लास है। तो फिर मैं आप लोगों को बाकी के 3 दिन जो है वो क्वेश्चंस दे के रखूंगा ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें। ठीक है जी बेटा, काफी टाइम हो गया, मेरे ख्याल में क्लास 2.5 घंटे 3 घंटे की चली गई। ऐसी ही चलेगी बेटा क्लास, पूरा टॉपिक जब तक कवर नहीं होगा तब तक हम क्लास एंड नहीं करेंगे। बेटा आप ग्रॉस मार्जिन में से टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे आप। टोटल कॉस्ट में से जीएम माइनस नहीं करेंगे। हमेशा प्रॉफिट में से कॉस्ट एक्सपेंसेस को माइनस किया जाता है, एक्सपेंसेस में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस नहीं किया जाता। ठीक है, उसको माइनस करो तो फिर पॉजिटिव आएगा। ठीक है जी। बेटा जो लास्ट टाइम मैंने एफएससीआर की क्लासेस ली थी वो 1 महीने की क्लासेस थी। ठीक है, बिल्कुल वो यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है मेरी। लेकिन बेटा वो जो क्लासेस थी और जो अब जो एफएससीआर की क्लासेस है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि पेपर जो है वो थोड़ा सा एफएससीआर का इस बारी जो है वो चेंज आया था अप्रैल के अटैक। मतलब पास पेपर में से उसने कम टेस्ट किया हुआ था, थोड़ी और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है।
तो मैं ये प्रेफर करूंगा कि वो यूट्यूब वाले लेक्चर्स देखने के बजाय आप लाइव क्लासेस ले लो तो ज्यादा ज्यादा बेनिफिट, और भी कुछ नई चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेगी। बाकी वो यूट्यूब पे हैं, लेक्चर्स हैं, जितनी मैंने क्लासेस ली थी वो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दी। ठीक है जी, फिर आज के लिए इतना काफी है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।